बूढ़ी माँ बाप की शराफत। नमस्कार दोस्तों, शानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी माँ बाप की शराफत। बहू मुझे माफ़ कर दो, ऐसा मत करो। आइंदा से बिना तुमसे पूछे रसोई के अंदर क्या, मैं उसके चौखट में पार नहीं करूँगी। पर मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। कुछ तो मेरे बुढ़ापे पे तरस खाओ। मैं तुम्हारी माँ जैसी कोई अपनी बूढ़ी सास के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता। मत करो बहू, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए रसोई से बस एक रोटी और यह कल की बची हुई सब्जी ली थी। अब देखो, इसमें भी तुमने कॉकरोच डाल दिया। अब बताओ मैं क्या खाऊंगी। हे भगवान, तूने जब पेट दिया है तो उसकी भूख का इंतज़ाम भी तू ही कर। अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। या तो मुझे मौत दे दे या कोई और ठिकाना। मैं ये खाना नहीं खा सकती। आखिर बार मुझे माफ़ कर दो। रोती बिलखती मनोरमा जी फूट फूट के रोते हुए अपनी बहू पायल से विनती कर रहे थे। पायल मनोरमा जी के बालों को पकड़ते हुए बोली, बुढ़िया, ये रोटी तो तुझे अब खानी ही होगी। यही औकात है तुम्हारे। शुक्र मनाओ, रोटी के साथ तुम्हें कॉकरोच नहीं खिला रही हूँ। बस तुम्हारी थाली में कॉकरोच डाली हूँ और सब्जी बची हो या टूटी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे बिना मुझसे पूछे फ्रिज को हाथ लगाने की। यह फ्रिज का तेरे बुढ़ऊ ने खरीदी है। इस घर में पैसे उस बुढ़ऊ ने लगाए हैं जो तुम अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी। मुझे तो तुम लोग पहले दिन से फूटी आँख नहीं भाते थे। कुछ रोज़ यहाँ तुम लोगों को रहने देती हूँ, वो मेरी मजबूरी है, वरना मैं तो तुम्हें अपने घर के आसपास भीख भी न मांगने दूँ। और यह रोना धोना बंद करो। आंसू बहाकर किसे डरा रही है। चल, यह सब अपने पति को दिखाना। मैं तो चाहती हूँ कि तुम लोग अब यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, पर तुम बोरी हड्डी इतने ढीठ हो कि चाहते भी नहीं हो। अरे, अपनी बेटी के पास क्यों नहीं चले जाती रहने के लिए? उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी, पर मुझे अब तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। चल हट मेरे रास्ते से। आइंदा से यह गलती हुई ना तो आज तो खाने में कॉकरोच डाली हूँ, कल गटर का पानी पिलाऊंगी। सब मनोरमा जी को दलियल करते करते पायल थक गई तो वो वहाँ से चली गई और मनोरमा जी चुपचाप अपमान के घुट पी रही थी। आखिर करते भी क्या बेचारी, अपना सब कुछ बीच बाज कर बेटी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए वो खुद ही आई थी। मनोरमा जी के पति अशोक बाबू ने कितनी बार कहा था, मनोरमा, हम लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने देते हैं। आजकल बच्चे माँ बाप की दखल अंदाजी और उनकी उपस्थिति पसंद नहीं करते हैं, पर मनोरमा जी इतनी सीधी और मन के सच्चे थे कि अपनी बची हुई ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ बिताना चाहती थी। सांझ ढले साग सब्जी लेकर थके हारे अशोक बाबू ने घर के अंदर प्रवेश किया और बोले, मनोरमा, एक गिलास पानी पिला दो। सांस फूल नहीं है। कितनी बार कहता हूँ बहू को कि 10 रुपये ज़्यादा दे दिया करो या फिर यहीं से सब्जी मंगवा लो, पर मेरी कोई सुनता कहाँ है। अब इस उम्र में मुझे यह सब कहाँ हो पाएगा। खाने को पोषक भोजन नहीं मिलेगा और काम जवानों जैसे कैसे हो पाएगा। मनोरमा, सुनते हो, एक गिलास पानी तो पिला दो। अरे बहू, कहाँ चली गई तुम्हारी सास? तुम्हें एक गिलास पानी दे दो। कहते कहते अशोक बाबू बरामदे की टूटी हुई कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गए। जैसे ही वह सब्जी का थैला नीचे रखे, थैली में से 1-2 टमाटर इधर उधर बिखर गया। पायल उधर से लाल पीली होते हुए आई और बोली, बाबूजी, आपको तो पता है ना टमाटर के क्या भाव है। जब यहाँ तक सब्जी लाए थे तो रसोई में जाग कर रख नहीं सकते थे। आप लोगों से यह काम भी ढंग का नहीं होता है। मुझे लग रहा है यहाँ बहुत दिनों से आप रह रहे हैं, इसलिए आपका मन नहीं लग रहा है। मैं कहती हूँ आप लोग काजल के पास कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं चले जाते हैं। नौकरी करने के साथ अब टमाटर भी मुझे उठाना कर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फूल जैसी कोमल बीबी आराम जो कर रही होगी। इतना कहते हुए पायल सब्जी का थैला लेकर रसोई घर में चली गई। अशोक जी सोचने लगे, इतना हल्ला गुल्ला होने के बाद भी मनोरमा जी अपने कमरे से नहीं निकले। इसका मतलब है कि ज़रूर कोई बात है।
उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाई और स्टोर रूम की तरफ चले गए, जहां उनके और मनोरमा जी के रहने का इंतजाम किया गया था। मनोरमा जी की आंखों के आंसू अभी तक सूखे भी नहीं थे। उसे देखकर अशोक बाबू सब समझ गए कि फिर बहू ने कुछ अत्याचार किया। जब उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरे और आंखें लाल क्यों हैं? मनोरमा जी रोते हुए बोली, सुनो जी, एक चुटकी सिंदूर के लिए मैं सातों जन्म आपकी आभारी रहूंगी, पर एक एहसान कर दो कि अब एक चुटकी जहर भी दे दो। अब मुझसे इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। इतना कहकर उसने सारी बात अशोक बाबू को सुनाई। अशोक बाबू की आंखें भी भर आई और बोले, मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारी बदहाली का। काश कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी होती तो आज तुम्हारी अब दशा नहीं हुई होती। चुप हो जाओ, अभी मैं इतना भी कंगाल नहीं हुआ हूँ कि तुम्हारे रहने की व्यवस्था नहीं कर सकता। इतना कहते हुए वो कुछ सोचने लगे और उस दिन को याद करने लगे। अशोक बाबू को याद आ गया जहाँ उन्होंने अपने जीवन के एक बड़ा हिस्सा बिताया था। इसके बारे में बेटी बहू को याद भी नहीं था। हर शहर में जब नौकरी के सिलसिले में बस गए थे तो उनके रिटायर होने पे उनकी बेटी बहू ने उस घर को बेचने का सुझाव दिया और अपने पास दिल्ली बुलाया था। पायल नौकरी करते थे। वृद्ध दंपति को बेटी बहू के साथ बिगाड़ने का मौका मिला। समय की दूरी पर चला, अतीत में खोया मन अब विनिष्ट हो गया, पता ही नहीं चला। अशोक बाबू भी अपने पैतृक स्थान को भूल चुके थे। बेटे बहू के सुख जो कि तृष्णा होते हैं उन्हें भी अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। शुरू में पायल का स्वभाव अच्छा था। सास ससुर के साथ रहने के ज़्यादा मौका नहीं मिला था। पायल का समय ऑफिस और घर के कामों में बीतता था। वहां आने के बाद मनोरमा जी ने कहा, बहू, घर के कामों की चिंता मत करो, कुछ काम तो काम वाली कर जाते हैं, बाकी मैं कर लूँगी। पूरा दिन खाली ही तो रहती हूँ। लेकिन पायल को उन्हें कोई भी जिम्मेदारी सौंपना पसंद नहीं था। वो सब कुछ खुद करती थी या काम वाली से करवाती। वो अपनी गृहस्थी में किसी भी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करती थी और सास का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो लोग उसकी मर्जी से वहाँ रहने नहीं आए थे। मनोरमा जी को शुरू में घर के कामों से अलग रखना ही पायल को पसंद था। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मनोरमा जी किसी भी रूप में उसके घर संसार से जुड़े। वो इतना ही कहते थे कि नहीं, मुझे आपकी कोई सहायता नहीं चाहिए। वो दोनों शुरू में उनके लिए बस मेहमान थे। अब एक सीमा के बाद अनचाहे भी खुद पायल के माता पिता भी अपने बेटी बहू के पास विदेश रहने चले गए थे और वो उनसे संपर्क भी नहीं करती थी। पायल ने कई बार पायल के स्वभाव से स्पष्ट जान लिया कि एक लंबे समय के लिए उस घर में उन दोनों का रहना मुश्किल हो जाएगा। कितनी चाव से अपना सब कुछ समेट कर रिटायरमेंट के बाद अपना घर बेचकर बेटे के लिए बड़ा घर लिया कि यहाँ एक साथ रहेंगे, पर यहाँ वो अपनी पहचान धीरे धीरे खो रही थी। हर दिन अशोक बाबू और मनोरमा जी बेटी बहू के व्यस्त जीवन में अपना स्थान ढूंढते थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वातावरण की औपचारिकता उन्हें दमघोट लगने लगेगी। बहू बेटे के सामने कुछ और होती थी और उसके पीछे अपना रूप ही बदल लेती थी। धीरे धीरे उसने अपना रूप ऐसा बदला जिसकी कल्पना भी दोनों दंपति नहीं कर सकते थे, क्योंकि बेटी से बहू का व्यवहार बिल्कुल छुपा हुआ था। एक दिन अशोक बाबू बोले, लगता है हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत नहीं है, कहीं हम जबरदस्ती इन पर बोझ तो नहीं बन रहे हैं। दोनों पति पत्नी बात ही कर रहे थे कि अशोक बाबू का बेटा पीयूष घर के अंदर दाखिल हुआ। मनोरमा जी बोली, बेटा पीयूष, हम सोच रहे हैं थोड़े दिन के लिए बेटी के पास हो आए। यह कहकर मनोरमा जी बेटे के मन को टटोलने लगी। उन्हें लगा बेटा उन्हें रोकेगा, पर पीयूष ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि घर में सब कुछ ठीक नहीं था। उसे जो चाहिए था वो तो मिल चुका था, तो इससे पहले कि दिलों का तनाव बाहर आए उनका जाना ही ठीक था। पीयूष बड़े ही सहजता से बोला, देखिए माँ, मुझे जीवन भर अपनी पत्नी के साथ निभाना है और मुझे उसका साथ तो देना ही होगा। अच्छा होगा आप लोग भी कुछ दिन के लिए वहाँ रह लीजिए, ठीक है? तो मैं आप लोगों के जाने की व्यवस्था करता हूँ। वैसे भी लौट कर तो आप लोगों को यहीं आना है
और कोई तो ठिकाना भी नहीं बचा। बिना कहे ही पीयूष ने बहुत सी बातें कह दी। पीयूष स्टेशन छोड़ने गया पर बहू एक बार भी उनसे मिलने तक नहीं आए और ऑफिस चले गए। पीयूष ने माँ के हाथों में कुछ पैसे जबरदस्ती रख दिए तो माँ की आंखों से आंसू आ गए। पीयूष बोला, माँ क्यों यह सब ड्रामा स्टेशन पे करती हो? लोग सोचेंगे मैं जबरदस्ती तुम्हें कहीं भेज रहा हूँ और बेटी के घर रहने जा रही हो, कौन सा वृद्ध आश्रम जा रही हो। और ऐसा नहीं है कि पायल की ही गलती है, आपने कुछ तो किया होगा जिसके कारण पायल का व्यवहार आपके प्रति बदल गया। इतना कहकर पीयूष जैसे ही अशोक बाबू के पैर छूने लगा, अशोक बाबू ने उसे गले से लगाते हुए सारे गिले शिकवे पीछे छोड़ दिए और बोली, बेटा जिस दिन तुम मेरी उम्र में आओगे तब तुम्हें एहसास होगा सही और गलत का। बस इतना ही कहूँगा कि बूढ़े माँ बाप की ज़रूरत शायद बच्चों को नहीं होती है। इतना कहकर गाड़ी में बैठ गए। अगले दिन काजल और दामाद अमन घर पर थे। काजल को कुछ महीने पहले ही बच्चे हुए थे। पूरा घर अस्त व्यस्त था। घर में काम वाली तो थी पर घर की सफाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे थे। आते ही मनोरमा जी ने बेटे को बिखरी गृहस्थी संभाली और घर की काया पलट हो गई तो काजल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सब काम समय पे होने लगा। आया भी ज़्यादा ध्यान से काम करने लगे और बच्चों की देखभाल नाना नानी के स्नेह छाया में हो रही थी। इस बात से अमन और काजल दोनों खुश थे। अमन ने सोचा अगर ये दोनों यहीं रह रहे हैं तो आया की क्या ज़रूरत है। उसने यह बात एक रोज़ हंसी हंसी में मनोरमा जी के सामने रख दी। अशोक बाबू ने उसका विरोध किया परंतु मनोरमा जी ने अपने स्वभाव से मजबूर थे। उन्होंने कहा, नहीं जी मुझे कोई दिक्कत नहीं, सच तो कह रहे हैं दामाद जी, हम लोग यहाँ रह रहे हैं और देखभाल कर ही लेंगे तो नौकर की क्या ज़रूरत है। अशोक बाबू का सोचना था कि इस उम्र में पूरी तरह से बच्चों को और घर के काम को संभालना मुश्किल है पर वह चुप रहे। धीरे धीरे घर और बाहर के सारे काम दोनों के कंधे पे आ गए। शुरू में तो सारी व्यवस्थाओं ने अच्छे लगे परंतु फिर बोझ लगने लगे। आया के जाने के बाद मनोरमा जी अकेले कितना कुछ करते। उन्होंने आगे बढ़कर खुद जिम्मेदारी ली थी तो वह किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। काजल और अमन आराम से अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरत को पूरा करने में लगे रहे। हर शाम काजल अपनी माँ को से अपने दोस्तों की आवभगत करवाती और दोनों दंपति बच्चों से भी फिक्र होकर बाहर घूमने फिरने। काजल तो ये बिल्कुल भूल गई थी कि उसकी माँ सालों से अर्थराइटिस की मरीज है और पिता ब्लड प्रेशर के। उन दोनों के लिए इतनी व्यवस्था और जिम्मेदारियाँ ठीक नहीं थी। वहाँ बहू को सास ससुर की चिंता नहीं थी, यहाँ बेटी दामाद को उनकी परी नहीं थी। कोई नहीं सोच रहा था कि उनके खाने पीने की सुविधाओं के बारे में, बस अपनी जिम्मेदारियाँ उन पर डाल दिया था। कोई यह नहीं सोच रहा था कि रहने खाने की सुविधा ही जीवन का उत्कर्ष नहीं है, इसके अलावा भी दोनों की कुछ ज़रूरतें या आशाएं हो सकती हैं। अशोक बाबू को अपना पुराना घर याद आ रहा था जहां उन्होंने मनोरमा जी के साथ जीवन की शुरुआत की थी और सुख दुख बांटते थे। बाद में नौकरी के सिलसिले में वो शहर चले गए। वहाँ भी साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना और कई अखबारों पर बातें करते जो उनके रिटायरमेंट जीवन का एक हिस्सा हो गया था जो अब असंभव लग रहा था। अचानक से वो मनोरमा जी से बोले, मनोरमा ये कैसे मोह मृग तृष्णा में तुमने खुद को और मुझे फंसा दिया। एक जेल से निकलकर दूसरी जेल में हम आ गए। एक पल को भी तुम्हें समय नहीं मिलता कि मेरे साथ बैठकर बातें कर सको। जानता हूँ तुम मुझे स्वार्थी समझोगे पर मैंने ऐसे जीवन की कल्पना नहीं की थी जहाँ अपनी पत्नी से ही सुख दुख बांटने के लिए मुझे समय ढूंढना होगा। तभी काजल वहाँ आई और बोली, माँ आप कहती है आपको वक्त नहीं मिलता है और यहाँ बाबूजी के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही हैं। यह नहीं कि आगे की तैयारी ही कर ले। पूरे दिन आप लोग करते क्या है, बस गप्पे ही तो मारते हैं। अब जाइए और बचा हुआ काम निपटाइए। वैसे भी आपके पास तो और कोई ठिकाना भी नहीं है।
इतना कहकर वो चली गई। पहले अशोक बाबू की बातें सुनकर मनोरमा जी की आंखें भर आई थी, पर बेटी की जली घोटी बातों ने उस बात से उनका ध्यान हटा दिया और वो सोचने लगे कि बहू बेटी किसी से हमारी ज़रूरत नहीं है, बस अपनी ज़रूरत के लिए वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। पर उन्होंने उस वक्त कुछ उत्तर नहीं दिया। मनोरमा जी थक कर रात को बेड पर लेटी तो अशोक बाबू से बोली, सुनिए जी, हमारे बच्चे सब कुछ जानते हुए भी अनजान कैसे बन रहे हैं। ऐसे रिश्तों को कोई क्या नाम दे जो दिन रात लगे रहने के बाद भी जाने अनजाने उनकी कितनी ही बातें हृदय को छलनी कर देती हैं। वहाँ बहू जलील करती थी, यहाँ बेटी घुमा फिरा कर उन्हीं बातों को शहद लगा कर कह जाते हैं। क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं? क्या हमारे पास और कोई ठिकाना नहीं? कहते कहते मनोरमा जी रोने लगी और अपनी आंसू के साथ सो गई। 2-3 महीने में ही दोनों अपना अस्तित्व भूल बैठे। अशोक बाबू तो अंदर ही अंदर घुट रहे थे। वहीं मनोरमा जी सोचती थी, बच्चों के लिए इस शरीर को थोड़ा कष्ट होगा भी तो क्या होगा, घर में सुख शांति तो बनी रहेगी। पर उनके हालात को उस लड्डू की तरह हो गए थे जिसे लोग अपनी मर्जी से नचा रहे थे। दिनों दिन मनोरमा जी की स्थिति खराब होती जा रही थी। सेवा और सम्मान तो दूर की बात है, एक रोटी भी कहीं कोई पूछने वाला नहीं मिला। एक दिन अशोक बाबू से रहा नहीं गया तो उन्होंने बेटी से कह दिया, बेटा अब तुम्हारी माँ ने से इतना काम नहीं होता है। रोज़ दर्द से वो छटपटाती है, रात में सो नहीं पाती है। मैं हर रोज़ उसके पैर दबाता हूँ, पर मेरी स्थिति देखो, मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ। मैं तुम्हारी माँ की सेवा करूँ, ये तुम्हें अच्छा लगेगा? काजल तुनक कर बोली, माँ ने खुद ही यह सब काम करना शुरू किया था। मैंने नहीं कहा था उन्हें कि यहाँ आओ और मेरा घर संभालो। मेरा घर जैसा था ठीक था। अब आप मुझे यह सब बातें सुनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं थी, आप लोगों की मेरी ज़रूरत थी। अशोक का बाबू सोचने लगे कि हाँ, घर तो काजल का ही था, वो दोनों तो मेहमान थे। काजल ने अमन से आया वापस बुलाने की बात की तो अमन का मूड खराब हो गया। खैर आए तो मनोरमा जी ने चैन की सांस ली, लेकिन अमन का व्यवहार बदला हो गया। आते जाते वो अपने सास ससुर की बेइज्जती कर देता और काजल खड़ी खड़ी देखती रहती, एक शब्द अपने माता पिता के पक्ष में नहीं कहती, जिसे महसूस कर अशोक बाबू और मनोरमा जी का मन एकदम उचक गया। एक दिन अशोक बाबू काजल से बोले, काजल कुछ ज़रूरी काम है, हम दोनों कल मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। वहीं मनोरमा जी हैरान हो गई, पर उस समय उन्होंने कुछ नहीं पूछा। काजल ने सपाट स्वर में कहा, ठीक है, जाना तो जाइए, किसने रोका है? इतना कहकर वह चली गई। मनोरमा जी किचन में काम करते हुए सोच रही थी, बहू के रूखे स्वभाव और अपेक्षापूर्ण व्यवहार होते हुए बेटा अकेला कब तक संबंध निभा पाएगा। समय स्थान की दूरियां रिश्तों के बीच में वैसे ही आ जाती है और यहाँ बेटी दामाद से भी कोई उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि बेटी हो या बहू, बूढ़े माँ बाप की सेवा किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती। रात को सोते समय मनोरमा जी ने अशोक बाबू से पूछा, यह मुजफ्फरपुर जाने का क्या चक्कर है? अशोक बाबू ठंडी सांस भरते हुए बोले, मनोरमा, इन लोगों को लगता है हमारे पास ठिकाना नहीं है, शायद तुम भी भूल गई। याद है तुम दुल्हन बनकर कहाँ आई थी और हमारा पहला घर भी तो वही था। अच्छा हुआ उस घर को तुम्हारे बेटी बहू ने बेचने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि उसको बेचकर पैसा मिलता भी तो कितना, इसलिए मैंने मुजफ्फरपुर कह दिया। मनोरमा जी बोली, मतलब वहाँ कोई काम नहीं है, बस आपने वहाँ जाने का बहाना बनाया। कहते कहते मनोरमा जी की आंखें नम हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। अशोक बाबू उनके गालों से आंसू पोंछते हुए बोले, मनोरमा, फिर से गृहस्थी बसाना कोई आसान नहीं, बहुत बड़ा काम है। उस टूटे फूटे पुराने मकान को फिर घर बनाना है और जीवन की एक नई शुरुआत करनी है। अब यही जीवन की सच्चाई है जिसे तुम झुटला नहीं सकते और ना ही इस उम्र में कहीं जा पाएंगे। चलो अपने लिए एक ठिकाने की तलाश करते हैं। इस बार हम अपना घर किसी के लिए नहीं बेचेंगे, ना ही छोड़ेंगे, किसी हालत में नहीं।
और रात के अंधेरे में अशोक बाबू मनोरमा जी का हाथ थामे अपने सामान के साथ वहां से निकल पड़े। रास्ते में मनोरमा जी ने किशोर बाबू से कहा, मुझे नहीं लगता आप इतनी आसानी से हार मानने वालों में से हैं। क्या आप अपने बेटे और बेटी को इतनी आसानी से माफ़ कर देंगे? अशोक बाबू हंसते हुए बोले, नहीं, तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब तुम्हारे बेटी बहू और बेटे दामाद को देना होगा। वो लोग अपने पैतृक गांव पहुँचे। आस पड़ोस में अभी भी कुछ लोगों थे जो उनका सम्मान करते थे। उनकी सहायता से उन्होंने टूटे फूटे घरों को एक हफ्ते में ठीक किया और जब तक उन्हें अपने घर में स्थान दिया। समय बीता, अब सब कुछ संभल गया तो अशोक बाबू ने शहर जाकर वकील से बात की और उन्हें बताया कि बेटी ने जो मकान लिया है उसमें सारे पैसे मेरे लगे हैं। आज भी मेरे पास उन पैसों का रसीद है और उन्होंने वह घर मेरे ही नाम पे लिया था। तो मुझे वो घर वापस चाहिए या मेरे जितने पैसे लगे थे वो मुझे दिलवाइए। बेटी दामाद पे भी अशोक बाबू ने केस किया क्योंकि दामाद का जो बिजनेस चल रहा था उसके दुकान के लिए भी पैसे अशोक बाबू ने ही लगाए थे। जब दोनों को कोर्ट का नोटिस मिला तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। भागे भागे सब गांव पहुंचे। जब झोपड़ी की जगह आलीशान 2 मंजिला मकान देखा तो उनकी आंखें फटी रह गई। पर दरवाजे पे एक दरबान था जिन्होंने उन लोगों को घर के अंदर नहीं आने दिया। सभी लोग नीचे से ही आवाज़ लगाने लगे, बापूजी, पापा जी, नीचे आइए। अशोक बाबू छत पर खड़े कमर पे हाथ रखे बोले, दरबान जो भी यहाँ शोर मचाए उसे डंडे से मार कर बाहर करो। मैं इन लोगों को नहीं जानता। ये कौन पराए लोग हैं जो आज भीख मांगने मेरे दरवाजे पर लौट आए हैं? कहो इनसे कि मैं नमक हराम भिखारी को अब भीख भी नहीं देता। जिसने मेरी मनोरमा को ककरोच वाला खाना खिलाया था उसे मैं अगर छट्टी का दूध न याद दिलाए तो मैं भी अपनी मनोरमा का पति नहीं। जब अब तुम लोगों से कोर्ट में मुलाकात होगी और दोबारा कभी इस चौखट पे पैर मत रखना। चारों के चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उस टूटे फूटे मकान को वो इतना बड़ा आलीशान घर बना देंगे और उनकी जमे जमाए कारोबार को वो तिनकों की तरह बिखेर देंगे। कोर्ट में केस चला। जब अशोक बाबू ने अपनी पत्नी पे किए गए अत्याचार को कोर्ट में सबके सामने कहा तो कोर्ट में बैठे हर एक इंसान की आंखें आंसुओं से भीग गई और वह पायल और काजल पे थू थू करने लगी कि कोई औरत इतनी निर्दयी कैसी हो सकती है। सच कहा है किसी ने, बहू हो या बेटी, किसी को बूढ़े माता पिता की ज़रूरत तभी तक पड़ती है जब तक उनके पास पैसे और ताकत होती है। और आज जब दोनों ख़त्म हो जाते तो बूढ़े माँ बाप की किसी को ज़रूरत नहीं होती। आखिरकार फैसला अशोक बाबू के हक में हुआ। उनका सारा पैसा उन्हें वापस मिला। अशोक बाबू ने जीते जी अपने सारे पैसे और मकान वृद्ध लोगों के नाम कर दिया और मनोरमा जी के साथ बची हुई जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।